गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांसीसी क्रांति का फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। ये 1792 से लेकर 1794 में जो उग्र गणतंत्रवाद का चरण जो स्थापित किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1789 में फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा था। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया, जिन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। तो इस पूरे पैराग्राफ को मैं ज़रा ढंग से समझा देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 1789 में लुई 16 का शासन था और लुई 16 ने जो है टैक्स की बढ़ोतरी कर दी थी फ्रांस में, जिसके कारण जनता वहाँ पर भड़क उठी थी और उन्होंने बास्टाइल के किले में इस तरीके से जो अपना क्रांतिकारी प्रदर्शन किया था और बास्टाइल के किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। ये जनता ने किया था। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। इस तरीके से जो असेंबली में वोटिंग होनी थी जो कि थर्ड एस्टेट के लोगों को पसंद नहीं आई थी, जिसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने शपथ खाई थी कि अब हम जो है वो अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो ये राजा को जो था वो इन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया था और अब लुई 16 की जगह इन्होंने गणतंत्र की स्थापना की थी। तो ये जो फ्रांस में इस तरीके की जो क्रांति चल रही थी उसका जो असर था वो यूरोप के बाकी अन्य देशों पर भी, यानी कि आसपास के देशों पर भी पड़ने लगा। हुआ क्या था कि जो लुई 16 था उसकी जो वाइफ थी वो यहाँ की रहने वाली थी, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में भी ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रांस में कुछ हो रहा है तो ऑस्ट्रिया में भी असर पड़ना था उस चीज़ का। तो ऑस्ट्रिया ने ये बात घोषित कर दी थी कि फ्रांस में ये जो चल रहा है इस वक्त, जो क्रांति चल रही है और उसकी बेटी और दामाद को जो सताया जा रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र स्थापित होना चाहिए। अब ये जब बात फ्रांस के लोगों को पता लगी कि वहाँ ऑस्ट्रिया से ये सब बातें हो रही हैं और वहाँ से जो सेना है वो फ्रांस में युद्ध करने के लिए आएगी, तो यहाँ के लोग भी भड़क गए थे और उन्होंने ये बोला कि अब हम गणतंत्र को पूरी तरीके से फ्रांस क्या दूसरे भी आसपास के देशों में हम फैलाएंगे और साथ में जो है फ्रांस और ऑस्ट्रिया और बाकी जो आसपास के देश थे जहाँ पे राजतंत्र यानी कि एक ही राजा का शासन होता था, उस आपस में लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी आसपास के देशों में। तो फ्रांस ने इस तरीके से आसपास के देशों से भी युद्ध लड़ा उस टाइम पे। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें जैकोबिन और जिरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता रोबेस्पियर था। पिछली स्लाइड में, पिछले जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब था उसका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर पूरा नाम था उसका। ठीक है, तो दूसरी तरफ जिरोदिस्ट थे, ये शिक्षित और कुलीन वर्ग से आते थे किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। अब देखो, एक तो है जैकोबिन क्लब जिसके अंदर थर्ड एस्टेट के लोग आते थे जो कि मजदूर और कारीगर थे, और एक ये जिरोदिस्ट क्लब है जिसके अंदर कुलीन और बहुत बड़े बिजनेसमैन और ये सब जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो लोग थे। तो ये लोग है ना व्यवहारिक नहीं थे। ये जो सेकंड एस्टेट के ज़्यादा लोग थे इसमें। ठीक है, तो ये जो सेकंड एस्टेट के लोग थे वो थोड़े से अमीर होते थे, तो वो लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे और राजनीति में भी इनकी कोई ज़्यादा कोई समझ नहीं थी कि लोग क्या चाहते हैं। और ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे ये फ्रांस में सबसे ज़्यादा थे और ये लोग जानते थे कि आसपास के लोग जो हमारी जनता है वो क्या चाहती है, और ये व्यवहारिक जो राजनीतिज्ञ थे, इनको राजनीति की अच्छी समझ थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला और ब्रिसो। किसके? जिरोदिस्ट क्लब के जो लीडर थी वो मैडम रोला और ब्रिसो थी। अच्छा, दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। ये दोनों ही गुट चाहते थे कि जो राजा है वो नाम मात्र का शासक रहे और जो जनता है उसके हाथों में पावर आ जाए।
तो विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन ये दोनों करते थे। जीरोधिस्तों का मानना ये था कि क्रांति का अब जो है ना बहुत हो चुकी है ये क्रांति वगैरह, और अब इसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। अब देखो ये सेकंड स्टेट के लोग हैं, तो ये थोड़ी चाहेंगे कि बाकी लोग जो थर्ड स्टेट के हैं वो भी इनके बराबर आके बैठ जाए। तो ये जो जीरोधिस्ट क्लब था ये बोल रहा था कि अब बहुत हो गई क्रांति, काफ़ी दिनों से चल रही है, अब हमें जो है ना और सामाजिक समानता नहीं चाहिए, अब इतना ही पे ही रुक जाओ। ये जो जीरोधिस्ट क्लब के लोग थे ये स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन क्लब के समानता जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार रखते थे। जैकोबिन क्लब के लोग जो थे वो थर्ड स्टेट के लोग थे, तो उनको पता था कि जो जनता है वो क्या चाहती है, जनता खाना चाहती है और समानता का अधिकार चाहती है। तो जैकोबिन क्लब को जो है ना फ्रांस में ज़्यादा मान्यता मिल रही थी। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ। तो अब नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयों को देखते हैं। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी थी कि फ्रांस एक गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई थी। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो भी क्रांति ये सब चल रही थी फ्रांस के अंदर, तो ये जो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम, इसको पूरे को इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आयरलैंड उसमें शामिल नहीं है, केवल नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड में शामिल है। तो ये सब जो है ना ये सब एकजुट हो गए थे ये सारे देश, और इन्होंने सब मिलकर जो है फ्रांस पर हमला बोल दिया था। ये नहीं चाहते थे कि फ्रांस के अंदर जो है ये गणतंत्र स्थापित हो। क्यों? क्योंकि इन सब में जो है ना ये राजा का शासन होता था। अगर फ्रांस में अगर गणतंत्र स्थापित हो गया, यानी कि जनता का शासन स्थापित हो गया, तो ये फिर यहाँ की भी जनता जो है ना वो भड़क जाएगी, और यहाँ पे भी जो है वो गणतंत्र की डिमांड होने लगेगी। तो उस वक्त के राजा जितने भी थे उन सब ने मिलकर एक गुट बनाया और सीधा फ्रांस पर हमला कर दिया और कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने इस प्रस्ताव को पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। अच्छा, अब जो फ्रांस के अंदर जो नेशनल कन्वेंशन जो बना था, जो क्रांतिकारियों से रिलेटेड था, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर पूरी तरीके से गणतंत्र की स्थापना कर दी। फ्रांस के अंदर राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब उस टाइम पे फांसी पर चढ़ाने का एक रिवाज था कि मतलब उनको गिलोटिन कर दिया जाता था। मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से पूरी जनता के सामने जो है राजा को गिलोटिन कर दिया गया था। ये गिलोटिन है, इसके अंदर नीचे सर रखकर जो है ऊपर से तेज धार वाला एक नुकीला चाकू फेंका जाता है, जिससे कि गर्दन कट के अलग हो जाती है। तो ये था मृत्युदंड का उस टाइम पर जो सज़ा का प्रावधान था। तो इस तरीके से राजा को वहाँ पर गिलोटिन कर दिया गया था, यानी कि मृत्युदंड दे दिया गया था। अच्छा, युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था, कीमतें बढ़ गई थी। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से, अब ये कम्यून क्या होता है? कम्यून एक तरीके के वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं, इनमें ज़्यादातर मजदूर और ये गरीब लोग ही शामिल होते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में समानता आए और अमीरों को भी जो है वो गरीबों की भांति ही, मतलब उनको अमीरों को जो है वो गरीब बना दिया जाए और पूरा जो उनका पैसा है वो सब इक्वली जो है आसपास के लोगों में या सारे लोगों में इक्वली बांट लिया जाए। तो ये पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर, वैसे कम्यून को कम्युनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये आधा लिखा हुआ है इसमें। कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक का राज्य स्थापित, मतलब आतंक के राज्य की स्थापना कर दी थी। अब क्या हुआ था कि जैकोबिन क्लब ने ना क्या किया कि अपने आप को सत्ता में ले आए ये लोग, और इन्होंने फिर कन्वेंशन यानी कि नेशनल कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया और अपने हाथों में इन्होंने सरकार ले ली। यानी कि अब ये जैकोबिन क्लब का पूरा राज हो गया था फ्रांस के ऊपर। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ।
रॉबेस्पियर ने के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती थी। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक का राज समाप्त हुआ। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। अब देखो क्या हुआ था कि जब जैकोबिनों ने मतलब फ्रांस की सत्ता पर जब पूरा अधिकार कर लिया था, अब फ्रांस के ऊपर जो था वो जैकोबिन क्लब का पूरी तरीके से शासन हो गया था और इसका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये रॉबेस्पियर जो था ना, ये थर्ड एस्टेट का था, तो तुम्हें पता है कि ये कभी भी सेकंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट के लोगों से कभी भी ढंग से बात नहीं करेगा और ना ही उनके बातों को, उनकी मांगों को मानेगा। और ऊपर से थर्ड एस्टेट के लोगों में भी ये जो था ना, ये इसने अपने टाइम में ना तो वुमन को राइट दिया था, मतलब स्त्री के अधिकारों का भी इसने हनन किया था, और साथ में स्त्रियों को वो पढ़ाई के लिए जैसे अलग से स्कूल खोल के देना वो भी नहीं कर रहा था। साथ में धीरे धीरे युद्ध के कारण जो थी ना, वो महंगाई और बढ़ती जा रही थी, लोगों के विचार और रैडिकल होते जा रहे थे, रूढ़िवादी होते जा रहे थे कि हाँ भाई तो कुल मिला के बात ये हो गई थी कि लोगों को अब ये लगने लगा था रॉबेस्पियर से कि ऊपर से ये क्या करता था कि इसके खिलाफ जो था ना, अगर जैकोबिन्स के खिलाफ कोई कुछ भी बात करता था और ये उनके खिलाफ अगर अखबारों में भी लिख देता था तो उसको जो है ना उसी टाइम गिलोटिन कर दिया जाता था, यानी कि उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती थी। तो इतना, अब आप ये सोच लो कि रोज़ के ना 50 तो लोग जो थे ना उनको मृत्युदंड मिल ही जाता था। क्यों? क्योंकि वो रॉबेस्पियर के जो विचारधारा थे उससे मेल नहीं खाते थे और साथ में वो उसका आलोचना करते रहते थे, उसकी बुराई करते रहते थे जैकोबिन क्लब की। तो इसलिए लोगों का उस पर गुस्सा फूट पड़ा और उस लोगों ने फिर क्रांति कर दी और जैकोबिन क्लब को पूरी तरीके से हटा दिया। और फिर से जो है उदारवादी नेता मतलब कि जिनका ब्रॉड माइंडेड होता है, जो काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं, ऐसे नेताओं ने फिर सत्ता को संभाला और उस वक्त के आतंक के शासन को, जो कि जैकोबिन क्लब द्वारा सत्ता स्थापित की गई थी, उसको हटा दिया। अब फिर से जब, क्योंकि अब नया जो सत्ता में लोग आए थे, उदारवादी नेता आए थे, उन्होंने क्या किया, नेशनल कन्वेंशन के कार्य को आगे बढ़ाया। अब नेशनल कन्वेंशन के कार्य क्या थे ये देख लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, गुलामी की प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पांचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 में लागू कर दिया गया। माप तोल की नई पद्धति ग्राम, लीटर और मीटर की शुरुआत की गई। काला बाजारी को रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, यानी कि टैक्स भी लगाया गया और साथ में जो युद्ध टैक्स है वो भी लगाया गया। तो अब कुल मिलाकर ये सब सुधार जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति में हुए थे, ये सारे सुधार। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर फ्रांस में गणतंत्र आ गया तो उनके जो देश के लोग हैं वो भी गणतंत्र की डिमांड करने लगेंगे, उनको ये डर था। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, क्रांतिकारियों ने, ये वाली पूरी लाइन आएगी, आधारित भावनाओं पर, मतलब जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें गणतंत्र स्थापित कर दिया था। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए थे, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर एक ऐसा गुट बनाया जो कि फ्रांस के ऊपर इन्होंने फिर हमला कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों लाइनें आ जाएंगी यहाँ पे, यहाँ से लेकर आ जाएगा ये यहाँ तक। ठीक है, ये तीनों लाइनें लिख लेना, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अब सेकंड का आंसर देखते हैं भाई। सेकंड है, रॉबेस्पियर कौन था? रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर था। ठीक है, ये जैकोबिन क्लब का नेता था।
तो लिख लोगे ना इतना तो। नेता था वही, किसका? जैकोबिन क्लब का। ठीक है, लिख लेना, जैकोबिन क्लब का नेता था। अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, आतंक का राज क्या था? आतंक का राज बस इतना ही था कि वो जो भी जैकोबिन के प्रति गलत बोलता था तो उसको फिर सीधा मार ही दिया जाता था। तो यहाँ पर आ जाएगा, रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, सुरक्षा जन, हाँ ये रहा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर, थर्ड का, आतंक का राज, थर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो है वो फ्रांस की सत्ता संभाल ली गई थी, लेकिन जैकोबिन्स का जो आतंक था वो इतना ज़्यादा हो गया था वहाँ पर कि जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती थी, इसलिए वहाँ पे आतंक का राज था। लेकिन जब रोबेस्पियर को फांसी दे दी गई तो फिर वो आतंक का राज भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब नेशनल कन्वेंशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे? तो ये सारे कार्य किए थे भाई, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये सारे लिख लेना पॉइंट्स, ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है। तो कुल मिला के ये आपका जो फ्रांसीसी क्रांति थी ये एंड तक पहुंचने वाली है। बस 5वीं और 6ठी आपकी वर्कशीट आएगी फ्रांस क्रांति से रिलेटेड, फिर उसके बाद फिर रशिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओहो।